फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम को कवर करेंगे। ये है आपको सोलर सिस्टम की पिक्चर गिवन है जहाँ पर सन और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में और ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा डिफरेंट शेप साइजेस फेजेस ऑफ मून। तो यहाँ पर डिफरेंट फेजेस हैं मून के जो कि अर्थ से विजिबल होते हैं। पहला है हमारा न्यू मून, देन वैक्सिंग क्रीसेंट, देन फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग गिब्बस फुल मून में, देन वैनिंग गिब्बस एंड देन थर्ड क्वार्टर एंड देन वैनिंग क्रीसेंट। इसमें ट्रांसफॉर्म होता है हमारा मून और अर्थ से क्या विजिबल होता है। और ये जो है पार्ट आपका, ये स्पेस में मून को कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है सन की, ये आपको गिवन है यहाँ पर। और इन तीनों के बीच में यानी कि ये न्यू मून से वैक्सिंग क्रीसेंट में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, इनके बीच में 3 दिन का गैप होता है, तो ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये वैक्सिंग क्रीसेंट में, देन फर्स्ट क्वार्टर में, देन वैक्सिंग गिब्बस, इसी तरीके से ये कंटिन्यू होती है साइकिल। इनमें से 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, फुल मून नाइट और पूर्णिमा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, और न्यू मून नाइट और अमावस्या। बोथ आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सो यू कैन रिमेंबर इट। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? हम मून और ये ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स को डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए है क्योंकि सन की लाइट जो है वो इन सभी को छुपा देती है। इन सभी को हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम इन सब को देख ही नहीं पाते हैं। दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। सन है, मून है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कि शाइन करते हैं रात में, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा ही गर्म होती हैं। वो गैसेस से बनी होती हैं, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस उनमें प्रेजेंट होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है जो कि वो एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स भी कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलेस्टियल बॉडीज आर आल्सो नोन एज स्टार्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और यहाँ पर हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ की डेफिनेशन जो कवर करी थी, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। काउंटलेस यानी कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते हैं, अनकाउंटेबल ट्विंकलिंग स्टार्स है नाइट स्काई में, जो कि सन से बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है शेप, साइज़, और उनकी हीट भी सिमिलर है, बट हम उनकी हीट इसलिए फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही दूर हैं। और आपने नोटिस भी करा होगा कि एरोप्लेन जब उड़ता है हवा में तो आप बहुत छोटा ही दिखता है जब आप अर्थ से दिखते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए वो इतने छोटे दिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टलेशन। द वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जो डिफरेंट पैटर्न्स जो कि स्टार्स फॉर्म करते हैं नाइट स्काई में, उन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यहाँ पर आपके कुछ मेजर कॉन्स्टलेशन है। उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि। सप्तऋषि का अर्थ है सप्त यानी कि 7, ऋषि यानी कि सेजेस, यानी कि 7 ग्रुप है स्टार्स का। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन डिफाइन करिए, और यहाँ पर आपको कुछ कॉन्स्टलेशन के नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक पिक्चर गिवन है कॉन्स्टलेशन की। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. Ancient time में लोग जो होते थे वो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए नाइट में स्टार्स की हेल्प लेते थे। नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था और इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नॉर्थ स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार। ठीक है।
वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम पोल स्टार की लोकेशन या फिर नॉर्थ स्टार की लोकेशन जो है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। कैसे लोकेट कर सकते हैं? स्काई में कुछ पॉइंटर स्टार्स होते हैं, अगर हम उसके थ्रू एक लाइन एक्सटेंड करते जाएं और तो वो लाइन जो है वो सीधा नॉर्थ स्टार को फेस करेगी। यहाँ पर आपको वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है, तो पॉइंटर स्टार्स के थ्रू जो है आपको नॉर्थ स्टार का डायरेक्शन या फिर नॉर्थ स्टार की पोजीशन आपको मिल जाएगी। सो यू कैन ऑब्जर्व इट इन द नाइट। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो दूसरे स्टार्स की लाइट से अपने नीड्स फुलफिल करते हैं। ठीक है, इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। जो प्लैनेट वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीस में जो ग्रीक भाषा बोली जाती है वहाँ से लिया गया है। प्लैनेटाई इसका अर्थ है वहाँ की भाषा में, जिसका अर्थ है वंडरर्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। इससे हम अपनी हीट और लाइट फुलफिल करते हैं, जो कि हमारा एक नियरेस्ट स्टार है सन, यानी कि हमारा नियरेस्ट स्टार है जो कि। ठीक है, यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम की पिक्चर गिवन है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो भी गिवन है यहाँ पर इन्हीं सभी प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। आपका अगले टॉपिक ही सोलर सिस्टम है। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. सन हो गया, 8 planets हो गए, और सैटेलाइट्स 8 planets यानी कि प्लैनेट्स के आसपास जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गए, वो सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। इसी को हम एक सोलर सिस्टम कहते हैं या फिर एक सोलर फैमिली भी कहते हैं, जहाँ पर सन जो है इसका हेड है, यानी कि सन प्रिंसिपल है बेसिकली यहाँ का। डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सोल वर्ड जो रोमन माइथोलॉजी में है उसे सन गॉड के तौर पे माना जाता है। ठीक है, और सोलार का मतलब होता है रोमन माइथोलॉजी में रिलेटेड टू द सन। इसीलिए सन की फैमिली यानी कि जो 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और सम सेलेस्टियल बॉडीज़ और एस्ट्रॉइड्स जो हैं उसको हम सोलार सिस्टम कहते हैं। वर्ड ओरिजिन। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेज। Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made of 2 Greek words, ge meaning earth and graphia meaning writing. ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। जोग्राफी एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ग्रीक ओरिजिन है इसका, लेकिन ये एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, जहाँ पर जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया यानी कि राइटिंग होता है। तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन करें यानी कि अर्थ की राइटिंग यानी कि जोग्राफी, ऐसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ऐसे इंसान जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ और इनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉमर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियन इंडिया। आर्यभट्ट जो था वो एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे एशियन इंडिया के, जिन्होंने कहा था कि मून और प्लैनेट जो है इसलिए शाइन करते हैं क्योंकि सन की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है इन प्लैनेट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सन। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के। इट इज़ अ ह्यूज
made up of extremely hot gases and provides the pulling force that binds the solar system. ये बहुत ज़्यादा ही गर्म गैसेस से बना है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया इन गैसेस का, और एक पुलिंग फोर्स यानी कि खींचने वाला फोर्स अपने तरफ यानी कि अट्रैक्ट करके रखता है सभी प्लैनेट्स को। इसीलिए सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं उन्हें बाइंड करके रखता है इस ही पुलिंग फोर्स से। ठीक है, पुलिंग और पुशिंग का डिफरेंस समझ लीजिए। पुलिंग यानी कि खींचना, अपने तरफ आकर्षित करना, और पुशिंग यानी कि धकेलना, दूसरी डायरेक्शन में पुश करना। ठीक है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। 150 किलोमीटर नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपको सन की पिक्चर गिवन है। प्लैनेट्स हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जिनका ऑर्डर जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये सारे आपके 8 प्लैनेट्स हैं। An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is, एक easy way जो है यानी कि एक अच्छा सा आसान सा तरीका जो है इनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन प्लैनेट्स का नाम याद रखने का। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इनका फर्स्ट वर्ड अगर आप याद रख लें, एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपट्यून। The 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. 8 planets जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी जो है सबसे क्लोजेस्ट है सन के। ये सिर्फ 88 डेज लेता है एक वन कंप्लीट राउंड लगाने का सन के अलाउंड। ठीक है, वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस जो है अर्थ का ट्विन कहलाता है जस्ट बिकॉज उसका साइज़ और शेप जो है बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है अर्थ से। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट, बट इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो like the celestial body series 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planets. 2006 अगस्त 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के डिसीजन में ये कहा गया था कि सीरीज़ 2003 UB313 मतलब प्लैनेट्स थे पहले, लेकिन प्लूटो के साथ ये 3 प्लैनेट्स जो है वो 2006 में डिक्लेयर कर दिए गए थे डॉर्फ प्लैनेट के नाम पे। ठीक है, द अर्थ, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। ये पोल्स की तरफ फ्लैटेंड है, यानी कि अर्थ है तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और इसका शेप जो है वो जियोइड डिस्क्राइब किया जाता है। जियोइड यानी कि कम्प्लीटली स्फीयर नहीं, यानी कि इसमें थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है। ठीक है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं सर्वाइव करने के लिए वो सिर्फ अर्थ में ही पाई जाती है। ये ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर इन एयर। एयर में ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन्हीं रीज़न के वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, तो यहाँ पर कुछ यूनिकनेस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अर्थ की। From space, the Earth appears blue because it 2/3 surface is covered by water. अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है स्पेस से बिकॉज उसका 2/3 सरफेस जो है वाटर से कवर है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है।
द मून। और अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ से। ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक रोटेशन लगाने के लिए 27 डेज लेता है। इसका अप्रॉक्सीमेट है ये 27 डेज, बट इसका एक्चुअल जो टाइम है वो 27.3 है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली इतना ही टाइम लेता है अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के लिए। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस। इसी की रीज़न की वजह से मून का सिर्फ एक ही साइड हमें दिखता है, क्योंकि ये जब रोटेट करता है तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो सिर्फ उसका एक ही पार्ट हमें नज़र आता है। और सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है, जैसे कि प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड मूव करते हैं। A human-made satellite is an artificial body. Human-made satellite एक artificial body है. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. A human-made satellite एक artificial body है या फिर artificial satellite है जो कि साइंटिस्ट ने डिज़ाइन की है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। जो आप इंटरनेट मिलता है आपको वो इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से, और जो टीवी चैनल्स हैं और जितनी भी कनेक्शंस हैं वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही वायरलेस होते हैं, ठीक है। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये एक रॉकेट के द्वारा कैरी किया जाता है और वो फिर ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, तो वो अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन गैदर करके अर्थ के सेंटर में भेजता है, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस, और इंडियन सैटेलाइट्स कुछ हैं INSAT, IRS, EDUSAT एक्सेट्रा। ये सारे आपके सैटेलाइट्स के नेम हैं। ये आपको पिक्चर गिवन है सैटेलाइट्स की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्ट्रॉइड्स। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। स्पेस में जो है वो बहुत सारी टाइनी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये मीटरॉइड्स के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिले जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो है वो प्लैनेट के ही पार्ट होते हैं जो कि एक्सप्लोड कर गए होते हैं, यानी कि वो बिखर चुके होते हैं, ये ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीटरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, उन्हें हम मीटरॉइड्स कहते हैं। Sometimes these meteorites come near to the earth and tend to drop on it. Due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor falls on the earth and creates a hollow. स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, उन्हें हम मीटरॉइड्स कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड से बहुत कंपैरिजन में छोटे होते हैं। ये मीटरॉइड्स कभी कभी अर्थ के इतने करीब आ जाते हैं कि उनमें गिरने ही वाले होते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से वो पूरे जल के राख हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो एंटर कर जाते हैं अर्थ में और वो एक हॉलो यानी कि गड्ढा क्रिएट कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। ये आपको एक मीटरॉइड्स की पिक्चर भी गिवन है। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि एक टूटता तारा भी है, ठीक है। इन्हीं मीटरॉइड्स के गिरने को हम एक टूटता तारा भी कहते हैं कि देखो टूटता तारा गिर रहा है, ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिलियंस ऑफ स्टार्स जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है। इन एशियन इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एशियन इंडिया में इसे इमेजिन किया जाता था कि एक रिवर फ्लो कर रही है स्काई में, इसीलिए इसका नाम दिया गया था आकाश गंगा के नाम से, ठीक है। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स और क्लाउड्स और डस्ट और गैसेस का, ठीक है। क्लाउड्स ऑफ डस्ट यानी कि डस्ट के क्लाउड्स यानी कि डस्ट, बहुत सारी डस्ट का एक क्लस्टर फॉर्म हो जाता है ना, एक ग्रुप, उन्हें हम क्लाउड्स ऑफ डस्ट यहाँ पर रेफर कर रहे हैं।
ठीक है, और गैसेस, बहुत सारी गैसेस आती हैं आपकी, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ऐसी गैलेक्सीज हज़ारों, लाखों, करोड़ों, वी कैन नॉट काउंट देम। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो कि एक यूनिवर्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। डू यू नो लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। आपको पता है कि लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है, लेकिन फिर भी जो लाइट है सन से अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं उसे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका। लास्ट टॉपिक है आपका ये। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पे स्टेप करा था 20 जुलाई 1969 में, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे ओनली। Thank you. For notes, you can find it on Instagram. Link is in the description. So take care. Bye bye.